नमस्कार साथियों, राइज सिविल सर्विसेज के प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही विशेष मुद्दे पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2013 से लेकर साल 2024 तक कुल 6 बार आरएस की परीक्षा हो चुकी है और पिछली 6 बार की आरएस की परीक्षाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो कुछ बहुत यूनिक चीज़ें पाते हैं। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि साल 2013 से ही क्यों बात कर रहा हूँ मैं, 2010 से क्यों नहीं बात कर रहा, 2008 से बात पहले की बात क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि साल 2013 है वो आरपीएससी के इतिहास में या आरएस के इतिहास में विभाजक वर्ष माना जाता है, क्योंकि इसी साल परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदलता है, परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी बदलता है, परीक्षा की जो पद्धति है वो पूरी तरह से बदल जाती है। फिर आगे उत्तरोत्तर उसके अंदर कुछ कमी बेशी होती रहती है, लेकिन कमोबेश ये का यही पैटर्न अभी तक चला आ रहा है। तो इस पैटर्न से 6 बार एग्जाम हो चुकी है। तो इसलिए हम साल 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी पेपर हुए हैं उनकी कुछ यूनिक बातों को यहाँ पे जानने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है डिकोडिंग द आरएस मेंस। साथियों, हम एक यूट्यूब वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम आरएस मेंस को टारगेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह जो सीरीज है या ये प्रीलिम्स वाले बच्चों के लिए अनुपयोगी है या फिर उन बच्चों के लिए अनुपयोगी है जो सिर्फ एक बार जिन्होंने एग्जाम सिलेबस पढ़ा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे इसके अंदर, हम सिलेबस के उस सर्टेन हिस्से को हिट करने की कोशिश करेंगे, उस महत्वपूर्ण भाग को हिट करने की कोशिश करेंगे जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न हर साल आ रहे हैं। जैसे चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, एथिक्स हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसे, तो हम क्या करेंगे उनके अंदर कि हम ये खोजेंगे कि वो हिस्सा कौन सा है जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न हर बार आ रहे हैं। जैसे कि एक पैरेटोज प्रिंसिपल है कि 80% इफेक्ट्स कम फ्रॉम 20% ऑफ कॉजेस, यानी कि 80% चीजें जो होती है वो 20% भाग से ही आ जाती है। तो अगर इस प्रिंसिपल को अपने सिलेबस पे लागू करते हैं तो हम क्या पाते हैं, हम ये पाते हैं कि सिलेबस का 20% हिस्सा अगर हम बहुत अच्छे से तैयार कर ले तो उस 20% हिस्से से 80% तक सवाल आ सकते हैं, या फिर 80% तक सवालों को हम टच कर सकते हैं। देखिए, यह कोई सफलता का कोई शॉर्टकट फॉर्मूला तो है नहीं, लेकिन इस जो सीरीज के अंदर हम बात करेंगे उन सर्टेन टॉपिक्स पे बात करेंगे, हम बहुत रिसर्च करके आएंगे। ठीक है, आप भी हमें कमेंट्स के अंदर उन टॉपिक्स के बारे में बता सकते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। कोशिश करेंगे शुरुआत में वीकली एक वीडियो इसके ऊपर बने और वो जो वीडियो बने उसके अंदर सांगोपांग नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा उसका जैसे आपने हिंदी में शब्द सुना होगा नक्शिक वर्णन, तो नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर अंदर तक जितना भी होगा हम सारा सब कुछ उसके अंदर पढ़ेंगे। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे, उसके बेसिक्स भी देखेंगे, बेसिक्स देखने के बाद में उसके जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसको देखेंगे, फिर निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। क्योंकि साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024 वाला जो आरएस मेंस हुआ है या आरएस प्रीलिम्स हुआ है, फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई है, ईओआरओ की एग्जाम हुई है, तो हम क्या पाते हैं कि परीक्षा के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ये उत्तरोत्तर वृद्धि किस मायने में हो रही है उस मायने को भी हम यहाँ पर समझेंगे। जैसे कि उत्तरोत्तर वृद्धि होने का मतलब क्या होगा, क्या हमें कोई स्पेशल फैक्ट पढ़ने की ज़रूरत है, क्या हमें कोई और ऐसी बुक्स लेके आने की ज़रूरत पड़ेगी कि जिनसे हमें अपनी पढ़ाई में सहायता प्राप्त हो। तो मैं बोलूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, हमें क्या करना होगा, किताबें हमारे पास में वही रहेगी। जैसे राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ सकते हैं, बोर्ड की बुक साथ में लेके पढ़ सकते हैं। चीज़ें इन्हीं में से पूछी जाएगी पर इन डेप्थ पूछी जाएगी। इकोनॉमिक्स में आप क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप बजट पढ़ सकते हैं, राजस्थान का बजट पढ़ सकते हैं, इंडियन बजट पढ़ सकते हैं, और जो बेसिक इकोनॉमी है उनके कंसेप्ट आप अच्छे से पढ़ के चले जाइए, आपका इकोनॉमिक्स का पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो वहाँ से बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम आगे चलते जाए, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करते जाए, तो हमें पढ़नी तो वही चीज़ें हैं, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पढ़नी है।
तो जो ये पैटर्न बदल रहा है उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को भी अद्यतन करें या अपडेट करें, तो यही हमारा लक्ष्य है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या होगा, तो डिकोडिंग द आरएस मेंस सीरीज का ये जो पहला वीडियो है, ठीक है, उसके अंदर पहला जो टॉपिक है वो है ट्रम्प का टैरिफ। आप सभी को पता है कि ट्रम्प के टैरिफ से अभी पूरे विश्व के अंदर भूचाल सा आया हुआ है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने एक घोषणा की है कि भारत पे हमने 25% टैरिफ हम लगा रहे हैं 7 अगस्त से। और दूसरा, उन्होंने कल ही एक दोबारा घोषणा की है और यह कहा है कि चूंकि भारत रूस से सस्ते दामों में तेल खरीद रहा है और खुले मार्केट में उसको रिफाइन करके बेच रहा है और खूब पैसा बना रहा है, तो हम आने वाले समय में भारत के ऊपर खूब टैरिफ लगाएंगे। तो हम ये समझेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके क्या मायने हैं, भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। ठीक है, देखो यहाँ तक तो आपको बहुत सारी चीज़ें अखबारों में भी मिल जाएगी, या फिर आप अगर कोई करंट अफेयर्स के वीडियोस देखते हैं तो उसके अंदर भी मिल जाएगी। लेकिन इससे आगे ये जो टॉपिक है वो अपने आरएस से कैसे जुड़ता है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि टैरिफ अपने आरएस के सिलेबस में, आरएस मेंस के सिलेबस में हो चाहे प्रीलिम्स के सिलेबस में हो, कौन से टॉपिक से जुड़ रहा है और वहां से कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो ये डोनाल्ड ट्रम्प साहब है, बाकी है शेष विश्व है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने घोषणा की थी हाल ही में जनवरी में, जब वो चुनाव जीत के अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, तो राष्ट्रपति बनने के कुछ ही समय बाद में उन्होंने सब घोषणा की कि मैं विश्व के अन्य देशों पर टैरिफ लगाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में वो आगे बढ़ते हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा करते हैं। वो घोषणा होने के बाद में वो मई जून के अंदर हमारी भारत की और अमेरिका की ट्रेड डील के ऊपर बात होती है। किन्हीं कारणों से वो ट्रेड डील डिले होती जाती है और अभी हाल ही में 31 तारीख को डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने टैरिफ की घोषणा की है। फिर उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा डिले किया है। डिले करने के बाद में उन्होंने बोला है कि चूंकि भारत रूस के साथ में अलाई कर रहा है, उनका आपस में साझा है, साझी दोस्ती है और इस कारण वो खूब पैसा बना रहे हैं, तो हम भारत के ऊपर खूब सारा टैरिफ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं टैरिफ होता क्या है। तो इसको हम बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ में समझना चाहेंगे। देखिए, चीज़ों को जितनी सिंप्लीफाई करके अगर हम सीखेंगे ना, उतना ज़्यादा वो हमारे दिमाग में रह जाएगी, रिटेन हो जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा ना एटकिंसन शिफरिन का स्मृति का जो मॉडल है अपने साइकोलॉजी वाले पोर्शन के अंदर, तो उसमें वो क्या बताता है कि जो अल्पकालिक स्मृति होती है उसकी भंडारण क्षमता असीमित होती है। ठीक है, लेकिन जो दीर्घकालिक और जो अपनी मध्य जो स्मृति होती है उनकी जो भंडारण क्षमता है वो थोड़ी सीमित होती है अल्पकालिक की तुलना में। ठीक है, तो अगर हम चीज़ों को सरलीकृत करते हुए आगे बढ़ेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको दिमाग में रिटेन रखेंगे, तो परीक्षा के अंदर हम बहुत अच्छे से लिख आएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल यही है टैरिफ का, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई XYZ नाम का आदमी है, उसकी दुकान है अजमेर में और वो प्याज की कचौरी का प्याज की कचौरी बनाता है। 10 रुपए के अंदर एक कचौरी देता है वो। ठीक है, उसकी कचौरियाँ खूब अच्छे से बिक रही है, खूब अच्छा उसका व्यापार चल रहा है। एक दिन अचानक विदेश से कोई आदमी आ जाता है और विदेश से आने के बाद में वो आदमी सेम वही टेस्ट वाली प्याज की कचौरी और बनाने लगता है और उसकी रेट रख देता है 5 रुपए प्रति पीस। ठीक है, तो अब जनता क्या करेगी, जनता क्या 10 रुपए वाले के पास जाएगी या 5 रुपए वाले के पास जाएगी, तो जनता जाएगी 5 रुपए वाले के पास में। तो यहाँ पे एंट्री होती है सरकार की। अब सरकार क्या करेगी, यहाँ पे सरकार आएगी और बोलेगी उस विदेशी आदमी से कि ठीक है, तू 5 रुपए में तेरी चीज बेच, लेकिन एक काम कर, मेरे को तू पर पीस 5 रुपए का कर दे या टैक्स दे। तो यही टैरिफ होता है। ठीक है, यह एक देश द्वारा उस देश में आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाला एक कर है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे उद्देश्य भी हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, टैरिफ, ठीक है, किसी
देश द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर कर। बेसिकली यही टैरिफ होता है। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि टैरिफ और टैक्स लगता तो सेम सा है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जो टैरिफ होता है ये किस पे लगता है? ये आयातित वस्तुओं पे लगता है, यानी विदेशी लोगों पर लगता है। जो टैक्स होता है वो किस पर लगता है? जैसे इनकम टैक्स हुआ, कॉर्पोरेट टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, बहुत सारे टैक्स है, आप सभी को पता है। वो किस पे लगता है? वो लगते हैं देश के नागरिकों पर। ठीक है, तो यह, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए, ये तो हमें समझ में आ गया कि टैरिफ होती क्या चीज़ है। ठीक है, लेकिन ये कभी हम सोच पाते हैं क्या कि ये लगाए क्यों जाते हैं, क्या इसका कारण है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो जब सरकार की एंट्री उस विदेशी दुकानदार वाले मामले में हुई है, तो इससे सरकार को क्या फ़ायदा हुआ है, देश की अर्थव्यवस्था को क्या फ़ायदा हुआ है, वहीं पर चीज़ें चीज़ें छुपी हुई है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, दूसरा, यह घरेलू मार्केट को विकृतियों से बचाता है, यानी बाहर की विदेशी वस्तुओं की डंपिंग से बचाता है। तीसरा, यह जो टैरिफ होता है यह संरक्षणवाद भी करता है थोड़ा बहुत मात्रा में। संरक्षणवाद को के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन इस मामले में वो थोड़ा अलग है। जैसे पहला क्या हो गया उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? राजस्व की प्राप्ति किसको होती है? सरकार को। दूसरा, घरेलू अर्थव्यवस्था का संरक्षण। तीसरा क्या हो गया? आ, राजस्व की प्राप्ति हुई, घरेलू अर्थव्यवस्था का संरक्षण हो गया। तीसरा हो गया घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना या प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो ये कुछ उद्देश्य है अपने। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टैरिफ क्या होता है, कि कोई भी देश होता है तो वो देश अपने देश में आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर जो कर लगाता है उसे टैरिफ बोलते हैं। ठीक है, और इसके उद्देश्य है, इससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है, घरेलू मार्केट में घरेलू अर्थव्यवस्था का जो संरक्षण है वो होता है, घरेलू दुकानदार का जो मैंने अभी उदाहरण दिया था, क्योंकि उस मामले में सरकार द्वारा उसे संरक्षण प्राप्त हुआ विदेशी कंपनी के विरुद्ध। ठीक है, तीसरा हो गया घरेलू वस्तु और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा मिला। ठीक है, अभी जैसे मोदी जी एक अभियान चला रहे हैं, यह नीति आयोग का एक इनिशिएटिव भी है, जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत चलाया जा रहा है, जिसे बोला जाता है वोकल फॉर लोकल। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी बहुत चर्चा में है ये वोकल फॉर लोकल। ठीक है, जैसे ही अभी ये टैरिफ वाला जो मुद्दा है काफ़ी गर्माते जा रहा है जिस तरह से, तो नीति आयोग और सरकार के द्वारा भी इस ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का क्या मतलब है कि देश की जो जनता है उससे ये अपील की जा रही है कि वे देश में ही मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें खरीदे, वस्तुएं खरीदे, या उन सेवाओं का उपयोग करें जो देश के द्वारा स्वयं उत्पादित होती है। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे जो रुपए का अवमूल्यन होता है वो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें अगर वही चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ रही है तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने फॉरेक्स रिजर्व को खाली करना होगा, यानी अपने विदेशी मुद्रा भंडार में जो मुद्राएं हैं
उन पैसों से, उन मुद्राओं से वो वस्तुएं या सेवाएं खरीदनी पड़ेगी। तो विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थिति है वो कमजोर होगी। कमजोर होने से अपनी जो मुद्रा है रुपए, उसकी जो क्रय क्षमता है वो कम होगी और मुद्रा का अवमूल्यन होगा। ठीक है, तो इस पे काफी जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब जो ये टैरिफ वाला जो मुद्दा चल रहा है, ये कब से चला, क्या हुआ था, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो साल था 2018। ठीक है, तो 2018 में पहली बार क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्च 2018 के अंदर स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर 25% और 10% क्रमशः टैरिफ लगा देते हैं। यानी कि अमेरिका अब ये बोलता है कि हम बाहर से जितना भी स्टील और एल्यूमिनियम खरीद रहे हैं उस पर 25% और 10% अलग से हम टैरिफ लगा रहे हैं। उससे क्या हुआ कि जो जो देश अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम दे रहे हैं उन देशों को अब प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, तो यहाँ से तो शुरुआत होती है, फिर बाद में भारत का के ऊपर भी कुछ टैरिफ लगाए जाते हैं। यूएस और चाइना का भी टैरिफ वॉर चलता है जो कि काफ़ी चर्चाओं में भी रहा था। ठीक है, तो यूएस चाइना टैरिफ वॉर भी हुआ था उस समय। खूब सारे, जब यूएस ने भी टैरिफ लगा दिए थे, चाइना ने भी लगा दिए थे। ठीक है, और भारत के साथ में क्या हुआ था, तो इसके अंदर क्या हुआ था, तो इसके अंदर जीएसपी नाम से एक चीज होती थी। ठीक है, उसको अमेरिका ने भारत से हटा लिया था। ठीक है, जीएसपी क्या होता था, यह यूएस द्वारा 1976 में शुरू किया गया था, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। पूरा नाम लिख देता हूं मैं। इसमें क्या होता था, पहले तो मैं ये बता देता हूँ जीएसपी होता क्या है। जीएसपी क्या होता है कि विकसित देशों द्वारा छोटे अल्प विकसित या फिर विकासशील देशों को कुछ सहूलियत दी जाती है। ठीक है, कैसे कि वो विकसित देश उन अल्प विकसित और विकासशील देशों से वस्तुएं और सेवाएं जब मंगवाता है या खरीदता है तो वो उन पर बहुत कम टैरिफ लगाता है, या फिर टैरिफ लगाता ही नहीं है। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोला जाता था जीएसपी। और ये कब से शुरू होता है, ये शुरू होता है 1976 में, यूएस ने शुरू किया था। अब जो अमेरिका ने ये शुरू करता है जब ये, तो 1976 के बाद में बहुत सारे देशों को इसके द्वारा रियायत मिलने लग जाती है। ठीक है, तो ये जो जीएसपी है, ये 2019 के अंदर आते आते यूएस हटा लेता है। ठीक है, अब हटाने से क्या होगा कि भारत जो चीजें अमेरिका को निर्यात कर रहा था उस निर्यात के ऊपर असर पड़ने लग गया था। तो बदले में भारत ने क्या किया, भारत ने भी कुछ रिटेलिएटरी जो टैरिफ्स है वो अनाउंस कर दिए। ठीक है, फिर इन दोनों की आपस में बातचीत होती है कि हम कोई ट्रेड डील कर लेते हैं, धीरे धीरे वो उस पर आगे बढ़ते हैं, रियायतें मिलने लग जाती है। लेकिन कमोबेश स्थिति कुछ ऐसी रही थी। और चूंकि यूएस चाइना का टैरिफ वॉर जो होता है वो तो काफ़ी चर्चाओं में रहा था। अब स्थिति आगे की ओर बढ़ती है, फिर जो बाइडेन बन जाते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। लेकिन जनवरी 2025 के अंदर वापस से डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर यूएस के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और यूएस के राष्ट्रपति बनने के कुछ समय बाद में ही उन्होंने टैरिफ्स की घोषणा कर दी। ठीक है, तो उन्होंने ये बोला कि हम अन्य देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। हम एक एक चीज बहुत शना शना देखते जाएंगे, बहुत धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये बात है फरवरी 2025, ट्रंप की घोषणा। क्या कि हम लगा देंगे रेसिप्रोकल टैक्स। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा। यानी कि मैं लिख देता हूं थोड़ा सा,
जैसे को तैसा। तो ये तो हो गया अपनी भाषा में बात, ठीक है। लेकिन जो सही अर्थ है, सही मायने में क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं प्रतिकारी टैक्स या टैरिफ। क्या होता है ये दोस्तों? देखिए, रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है कि अमेरिका ने बहुत सारे देशों को छूट दी हुई थी कि ठीक है, आप हमें निर्यात कीजिए, हम आपसे चीज़ें मंगाते हैं, हम आपसे वस्तुएं सेवाएं आयात करते हैं, तो हम आपके ऊपर कम टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम आपको सामान बेचते हैं तो आपको ये स्वतंत्रता होगी, आपको छूट होगी कि आप अपने हिसाब से टैरिफ लगा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे देश थे जिन्होंने अमेरिका के सामान पर, अमेरिका के वस्तुएं सेवाओं के ऊपर खूब सारा टैरिफ लगा रखा था। खूब सारा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो यूएस की तुलना में उन्होंने ज़्यादा टैरिफ लगा रखा था, ठीक है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप 2025 में सत्ता में आते हैं, तो सत्ता में आने के बाद में उन्होंने घोषणा की है कि या तो वो टैरिफ अन्य देश घटा दें, और अगर वो नहीं घटाते हैं तो मैं बदले में प्रतिकारी टैक्स लगाऊंगा, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको टैरिफ की जगह टैक्स लिख देता हूं मैं, टैरिफ लिख देता हूं, ठीक है। तो यही होता है टैरिफ, जैसे को तैसा। यानी आपने मेरे ऊपर 10% अगर शुल्क लगा रखा है, तो बदले में मैं भी आपके ऊपर 10% का शुल्क लगा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, आगे बात बढ़ती है। बहुत सारे देशों के ऊपर वो एक लिस्ट जारी करते हैं। लिस्ट जारी करने में बहुत सारे देशों के ऊपर उन्होंने बहुत अलग अलग विभिन्न रेटों के अंदर टैरिफ लगा दिए होते हैं। इसी क्रम के अंदर भारत के ऊपर उन्होंने जो टैरिफ लगाया था वो था 26%। और चाइना की बात की जाए तो 125% से ज़्यादा के टैरिफ उसके ऊपर लगा दिए गए थे। बदले में चाइना ने भी लगा दिए थे, वियतनाम के ऊपर भी लगा दिए थे। तो ऐसे 60 से भी ज़्यादा देश थे जिनके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए थे। तो अभी देखिए, टैरिफ की इतनी जो बात हो रही है, तो इसका पूरे विश्व की इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, फिर अपने भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, विश्व बाजार के ऊपर, विश्व अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो टैरिफ जो है वो आज के समय का एक नया हथियार है, इसको ये बोल सकते हैं। कैसे? देखो, पहले जब राज्य होते थे एक दूसरे से लड़ते थे, पहले लाठियों से लड़ाई होती थी, फिर तलवारों से हुई, फिर बंदूकों गोलियों तोपों से हुई, फिर मिसाइलों से हुई, परमाणु बम तक से भी हमला हो चुका है। लेकिन अब जब 21वीं सदी में अपनी जो पृथ्वी है, अपने जो मानव जीवन है वो पहुंच चुका है, तो अब ये जो टैरिफ है ये एक नए हथियार के रूप में उभर के सामने आ रहा है। यानी कि टैरिफ एक ऐसी चीज है कि अगर टैरिफ की मात्रा बढ़ा दी जाए, सारे देश उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाए, तो अंततः क्या होगा? अंततः होगा एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो जाएगा जिसमें गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, अमीर और ज़्यादा अमीर हो जाएगा। यानी कि वे देश जो विकसित है या फिर बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में पहचाने जा रहे हैं, उन देशों को तो बहुत फायदा होगा, ठीक है। लेकिन जो बहुत गरीब देश है, संसाधन विहीन है, अभी भी विकासशील है, अल्प विकसित है, तो उन देशों को बहुत नुकसान होगा। तो इसको इसी मायने में देखा जा रहा है। तो टैरिफ के अंदर क्या हो रहा है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, ऐसा सब महसूस भी कर रहे हैं, सब देख भी रहे हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है, क्या टैरिफ को इसको विनियमन करने के लिए क्या कोई ऐसी संस्था नहीं है क्या विश्व स्तर पर? क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास इतने अधिकार है क्या कि वो समस्त विश्व के विरुद्ध टैरिफ लगा सके, अपने मनमाने हिसाब से लगा सके, अपनी शर्तें मनवाने के लिए वो कुछ भी टैरिफ थोप सकते हैं या फिर ऐसे कुछ चीज़ें कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं बनाई विश्व ने, या फिर ऐसा कुछ मैकेनिज्म नहीं है क्या जो इस चीज़ को रोक सके? जो वैश्वीकरण के अंदर जो भी चीज़ें बाधा पैदा की जा रही है, क्या उन बाधाओं को हटाने के लिए कुछ मैकेनिज्म है या नहीं है? तो आज हम उसी के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अपने
आरएस मेंस फर्स्ट पेपर के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में वर्ल्ड इकोनॉमी नाम के पोर्शन में एक टॉपिक आता है, वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो टैरिफ वाला मुद्दा है वो WTO तक कैसे पहुंच रहा है, इस सीरीज के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि WTO क्या चीज़ है, कैसी संस्था है, क्यों बनी, कब बनी, इसके उद्देश्य क्या है, किस प्रकार यह काम करता है, और वैश्वीकरण और विश्व जो अर्थव्यवस्था है उसके प्रवाह में अगर कोई बाधा उत्पन्न होती है तो ये उन बाधाओं को कैसे दूर कर रहा है। फिर हम आगे एक कदम और बढ़ते हुए ये भी देखेंगे, यह विश्लेषण भी करेंगे, क्या WTO अभी तक अपनी इस उद्देश्य के अंदर सफल है या कोई सुधार की आवश्यकता है। तो ऐसे पूरा एक सांगोपांग इसके ऊपर दृष्टिकोण विकसित करने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, देखिए इसका परिचय मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए फैक्चुअल चीज़ है, आप सभी को ये चीज़ें तो याद रहनी चाहिए कि 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी, माराकेश समझौते के तहत हुई थी, उरुग्वे दौर के बाद हुई थी। लेकिन हमें थोड़ा सा इसका इतिहास जानना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं बताता हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हो रहा था, जब खत्म हो चुका था, तो विश्व के देश इकट्ठा, समस्त देश इकट्ठा हुए थे और उन्होंने विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की जो रणनीतिक स्थिति है, विश्व में आगे चल के कोई तीसरा वर्ल्ड वॉर ना हो जाए या ऐसा कुछ और ना हो जाए जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे, उसकी शांति को नुकसान न पहुंचे, स्थिरता को नुकसान न पहुंचे, तो उसके लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया था। ठीक है, तो उसी क्रम में 1945 में ब्रेटन वुड्स ट्विंस नाम से 2 संस्थाओं का निर्माण हुआ था। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक और एक का नाम है IMF। वर्ल्ड बैंक का काम क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो जो देश तबाही की कगार पर पहुंच गए थे, यानी जहां पर सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई थी, जहां पर आर्थिक अवसंरचना को नुकसान पहुंचा था, तो उनकी सहायता के लिए विश्व बैंक काम करता था। फिर दूसरी जो संस्था है IMF, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये क्या करती थी, यह विश्व की वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करती थी। ठीक है, अभी आपने सुना ही होगा कि पाकिस्तान जो है वो IMF से लोन लेने जा रहा है, या फिर IMF ने पाकिस्तान को लोन दिया है। तो ये ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हो गई थी। लेकिन एक चीज़ और ज़्यादा महसूस की जाने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि पूरे विश्व के व्यापार को विनियमित करने के लिए कोई एक ऐसी संस्था हम बनाएं जिस संस्था के कुछ नियम हो और उन नियमों के अनुसार विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वर्ल्ड इकोनॉमी है, वो उन नियमों के अनुसार चले। ठीक है, तो बात चली तो बोले ठीक है हम बनाते हैं एक ऐसी संस्था। तो बात होते होते 1947 आते आते एक संस्था बनती है जिसका नाम होता है गैट। इसका पूरा नाम बता देता हूं मैं आपको। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ठीक है, व्यापार और कर पर सामान्य समझौता। ठीक है, 1947 में क्या होता है, अमेरिका और उसके साथ कुछ देश इकट्ठे होते हैं और वो एक समझौता करते हैं कि व्यापार के लिए कुछ नियम बनाते हैं, टैरिफ के लिए भी कुछ नियम बनाते हैं, और उस समझौते को नाम दिया गया गैट। ठीक है, ये कब बनता है, ये बनता है 1947 में। ठीक है, लेकिन इसके साथ में कुछ समस्याएं थी कि ये व्यापार के ऊपर या टैरिफ के ऊपर कुछ नियम तो बना रहा था। ठीक है, लेकिन कुछ जैसे देशों के बीच में अगर विवाद हो रहे हैं व्यापार को लेकर या टैरिफ को लेकर, तो इसके पास में वो शक्ति नहीं थी कि यह उन विवादों को सुलझा पाए। दूसरा, अब धीरे धीरे व्यापार की जो स्थिति है वो भी जटिल होती जा रही थी, सिर्फ वस्तुओं का ही व्यापार नहीं हो रहा था। 1947 के बाद में सेवाओं का व्यापार भी होने लग गया। सेवाएं कौन सी होती थी, जैसे आप आज देखते हैं वर्क फ्रॉम होम करते हुए
बेंगलुरु के अंदर बैठा हुआ एक आईटी इंजीनियर सैन फ्रांसिस्को के एक कंपनी को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। या फिर बीपीओ होता है, यहाँ बैठे बैठे आप वहाँ से सारा काम आउटसोर्स करके मंगवाते हैं, वो कंपनियां वहाँ से आउटसोर्स करती है, फिर यहाँ पर वो काम आता है, यहाँ पर आप काम करते हैं और वो जो जितना भी काम है वो वापस से उनको भेज दिया जाता है और बदले में उनको कुछ राशि या तय मुद्रा मिल जाती है। ठीक है, तो सेवाएं की भी आ गई थी। फिर धीरे धीरे क्या आ गया, ई कॉमर्स आ गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, धीरे धीरे जो व्यापार है वो जटिल होते जा रहा था, तो जो इसके नियम है वो धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे थे, अद्यतन नहीं रह पा रहे थे। ऊपर से ये किसी का भी विवाद निपटान नहीं करवा पा रहा था, अगर देशों के बीच में कुछ मतभेद उभर के आते हैं तो वो भी नहीं करवा पा रहा था। ठीक है, तो आवश्यकता क्या महसूस की जाने लगी कि आवश्यकता एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जिसके नियम बहुत सुपरिभाषित हो, जिसके अंदर सभी विश्व के लगभग सभी देशों की आम सहमति हो, यानी सबका विश्वास हो, और फिर उसके बाद में वो आने वाली जटिलताओं का सामना भी बहुत अच्छी तरह से कर पाए। ठीक है, तो 1947 के बाद से ही धीरे 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 ये मांग बढ़ने लग गई और ये इस बात के ऊपर विमर्श होने लग गया। ये विमर्श होते होते आया साल 1986 का समय। ठीक है, 1986 में क्या होता है, 1986 में एक वार्ता शुरू होती है, ये गैट की वार्ता होती है। गैट के जितने सदस्य देश थे, कुछ वे भी थे और कुछ उनके अलावा भी थे, वे सब एक साथ इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं और 1986 से लेकर 1994 तक, ठीक है, लगातार 8 साल 9 साल तक वो वार्ताओं का दौर चलाते हैं और उस वार्ता के दौर को बोला जाता है उरुग्वे दौर। ठीक है, और इसके अंदर एक आम सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। ये आम सहमति किस बात को लेकर थी कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो विश्व के व्यापार का नियमन करे, यानी विश्व में स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तो बढ़ाए, व्यापार का जो भाव है उसे तेज करे, अल्प विकसित विकासशील या कमजोर जो देश है उनको वो सहायता प्रदान करे। ठीक है, और टैरिफ जो है, टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाएं हैं उनको कम करें और एक ऐसा वातावरण उपलब्ध करवाए जहां पर अगर कोई देशों के मध्य अगर विवाद उत्पन्न हो रहा है तो उस विवाद का निपटान भी हो सके, ऐसा मंच प्रदान करना भी है। तो ये आम सहमति बनती है और आम सहमति बनने के बाद में 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है WTO की। ठीक है, तो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना होती है। जिस समझौते के तहत इसकी स्थापना होती है उसे बोलते हैं माराकेश समझौते। ठीक है, ये मोरक्को के अंदर एक देश है, मोरक्को का एक शहर है जिसके अंदर यह समझौता होता है और WTO की स्थापना होती है। इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है वैश्विक बहुपक्षीय संस्थान है जो वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियम आधारित ढांचे में संचालित करता है। कौन कौन सी चीज है, वस्तुएं, सेवाएं और बौद्धिक संपदा। ठीक है, वस्तुओं से आप पूरी तरह से परिचित हैं, वस्तु कोई भी हो सकती है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर या फिर बाइक, गाड़ी, कुछ भी। सेवाएं कौन सी हो सकती है, IT सेवाएं हो गई, होटल सेवाएं हो गई, पर्यटन सेवाएं हो गई, BPO की सेवाएं हो गई या फिर डेटा एंट्री की सेवाएं हो गई, बहुत सारी सेवाएं हैं। ये बौद्धिक संपदा क्या होती है, इसके ऊपर आगे चल के तो बहुत विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यही बता देता हूँ बौद्धिक संपदा क्या होती है। जैसे मान लो आप एक कलाकार हो, ठीक है, और आपने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, आप एक लेखक हो, आपने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और वो किताब ऐसी किताब है जो जैसे ही वो प्रिंट होके आई है उसके बाद में वो लगातार बिकनी शुरू हो गई। ठीक है, तो वो बिकते 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 अब उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको उससे क्या फायदा होगा कि भाई आपकी किताब है, जितनी बुक्स बिकेगी उतना फायदा आपको होगा। लेकिन बौद्धिक संपदा के अधिकार की अवधारणा से पहले क्या होता था कि मान लो आपने तो वो किताब लिखी है पूरी मेहनत करके, उसको छपवाया है, लेकिन जैसे ही वो लोकप्रिय हुई वैसे ही अन्य दुकानदारों ने, अन्य लेखकों ने क्या किया, उस किताब को अपना नाम देकर बेचना शुरू कर दिया। इससे फायदा किसको हुआ, उन दुकानदारों को, उन लेखकों को फायदा हो गया। ठीक है,
तो बौद्धिक संपदा वही होती है कि व्यक्ति विशेष की दिमाग की उपज होती है ये, ठीक है, जिसके ऊपर उसका एकाधिकार होता है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति यही है जो वस्तु, सेवा और बौद्धिक संपदा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियम आधारित ढांचे में संचालित करती है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, 164 इसके सदस्य है, 23 पर्यवेक्षक देश है। मुख्य कार्य क्या है? मुक्त व्यापार को प्रोत्साहन देना। ठीक है, व्यापार एकदम मुक्त होना चाहिए, कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। दूसरा है व्यापार विवाद निपटान। ठीक है, तो व्यापार में कोई भी अगर देशों के मध्य विवाद हो रहे हैं तो उनका निपटान करवाने के लिए भी यह एक मंच प्रदान करता है। तीसरा है व्यापार वार्ता मंच, कि आपस में व्यापार में हम हर हर वर्ष या हर 2 साल से एक बैठक करें और हम नियम तय करें और ज़्यादा सहूलियत व्यापार में किस प्रकार बढ़े। फिर है पारदर्शिता सुनिश्चित करना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट व्यापार हो और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, फिर है WTO के उद्देश्य। कमोवेश उद्देश्य वही है जो अभी हमने चर्चा की है जिसके ऊपर। तो यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु स्पष्ट, स्थिर और पारदर्शी नियम स्थापित करना। ठीक है, दूसरा है टैरिफ और गैर टैरिफ अवरोधों को घटाकर व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देना। एक तो हो गया टैरिफ, एक हो गया गैर टैरिफ। टैरिफ का तो आप सभी को समझ में आ गया, किसी सरकार द्वारा आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर कर। ठीक है, वो तो हो गया टैरिफ, एक प्रकार से ये क्या है? टैक्स ही है। गैर टैरिफ बाधाएं कौन सी होती है? तो कभी कभी क्या होता है कि मान लो भारत है, भारत को चीन से कोई सामान है वो नहीं मंगवाना होता है, तो भारत क्या कर सकता है? भारत के पास कौन से रास्ते हैं? भारत एक तो कर सकता है कि उसके ऊपर टैरिफ लगा दे, 10%, 20%, 50%, 100%। लेकिन जो ये टैरिफ है इसकी एक सीमा होती है, एक सीमा से ज्यादा टैरिफ लगाने के ऊपर भारत के खिलाफ WTO के अंदर शिकायत हो सकती है। तो भारत दूसरी चीज क्या कर सकता है? भारत कर सकता है, इन उपायों को अपना सकता है, गैर टैरिफ अवरोध। जैसे कि वो कोटा सिस्टम लागू कर सकता है। मान लो भारत में जितना भी स्टील का आयात होता है, ठीक है, तो वो उनमें कोटा लगा सकता है कि हम सिर्फ 10% आयात ही बाहर की कंपनियों से करेंगे, 90% स्वदेशी कंपनियों से हम करेंगे। तो ये हो गया कोटा। तो इसी तरह कोटा हो गया, फिर कुछ मेजर्स लागू कर सकते हैं, कुछ मानक लागू कर सकते हैं कि हम इस मानक से ऊपर की वस्तुएं ही लेंगे, इस मानक से नीचे की वस्तुएं नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे भारत के अल्फांसो आम के संदर्भ में यूरोप द्वारा ऐसा ही गैर टैरिफ जो अवरोध है वो लगाया गया था। इसको नॉन टैरिफ बैरियर भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो टैरिफ गैर टैरिफ अवरोधों को घटाकर व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जब टॉपिक पढ़ो ना तो उसको एकदम सिंपल लैंग्वेज में पढ़ो। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ने के साथ उसके जो कीवर्ड्स हैं ना उनके ऊपर हमेशा काम करो। जैसे मैं ये बॉक्स बनाते जा रहा हूँ, व्यापार उदारीकरण, टैरिफ, गैर टैरिफ। तो मेंस के एग्जाम में जब हम लिख के आते हैं तो अगर ये कीवर्ड्स लिख के आते हैं तो जो परीक्षक होता है उसके ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है, परीक्षक को अपनी कॉपी है वो एकदम अलग लगती है। तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर तीसरा है व्यापार विवादों के संरचित समाधान तंत्र द्वारा वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। व्यापार विवाद के संरचित समाधान तंत्र, ठीक है, यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां पर विवादों की शिकायत होती है, उनके ऊपर चर्चा होती है और विवादों को निपटाया जाता है। फिर है छोटे और विकासशील देशों को वैश्विक बाजार में एकीकरण में सहायता करना। ठीक है, छोटे और विकासशील देशों को ये सहायता करता है। और अंत में है अन्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों के साथ नीतिगत समन्वय स्थापित करना, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इन सब के साथ में ये समन्वय बना के चलता है। फिर नेक्स्ट है इसका विकास क्रम, जो अभी हमने पढ़ाई था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संगठन का विचार आया था 1945 में। ठीक है, लेकिन उस समय अमेरिका समेत बहुत सारे देशों की संसद के अंदर ये विधेयक जो है या ये जो विचार है वो खारिज कर दिया गया। उस समय यह परिकल्पना की गई कि विश्व के व्यापार के विनियमन के लिए क्या ऐसी संस्था बन भी सकती है क्या? तो इस विचार को ही खारिज कर दिया गया था, यानी अनुमोदित ही नहीं हो पाया था।
फिर बाद में गेट बनता है, 1 जनवरी 1948 से लागू होता है, 47 के अंदर पूरा उसके ऊपर बैठक हो जाती है। 1 जनवरी 1948 तक इसकी जो लागू करने की डेट है वो ये है। यह क्या करता था, यह वस्तु व्यापार का जितना भी काम होता था उसको देखता था, या उसका बहुपक्षीय ढांचा था। फिर आता है उरुग्वे दौर। उरुग्वे दौर क्या होता है, गैट का ही होता है। गैट के जितने भी सदस्य देश है वो है, और फिर अन्य देश है जो गैट के सदस्य नहीं भी थे, वो मिलजुल के चर्चा करते हैं। फिर इस उरुग्वे दौर के अंदर खूब चर्चा करने के बाद में सेवाओं के ऊपर, आईपीआर के ऊपर, आईपीआर बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है, और विवाद समाधान को शामिल किया। 3 चीजें शामिल हुई है दोस्तों। एक तो क्या हो गई, सेवाएं, ठीक है, अब सेवाओं का व्यापार का भी विनियमन करेगा, आईपीआर के व्यापार का भी विनियमन करेगा, और फिर विवाद समाधान हेतु एक तंत्र भी देगा जो कि गैट में नहीं था। फिर आती है डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1 जनवरी 1995, गैट से डब्ल्यूटीओ में रूपांतरण। ठीक है, भारत और डब्ल्यूटीओ क्या है, भारत देखो गैट से ही इसके साथ में जुड़ा था, इसका संस्थापक सदस्य था, और डब्ल्यूटीओ का भी संस्थापक सदस्य है। अब देखिए डब्ल्यूटीओ के जितने भी देश है ना, वो सब मिलकर कुछ समझौते करते हैं, है ना। वो आज तक कुल 60 समझौते हो चुके हैं। तो भारत जो है, भारत ने कृषि, सेवा और विकासशील देशों के विशेष अधिकारों पर सक्रिय भूमिका निभाई है। यानी कृषि के ऊपर जो समझौता हुआ है उसके अंदर भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, सेवाओं वाले पर भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है, और विकासशील देश के विशेष अधिकारों के लिए ये हमेशा हिमायती रहा है, क्योंकि भारत स्वयं एक विकासशील देश है। ठीक है, तो ये हो गया भारत का डब्ल्यूटीओ से जो संबंध है वो। फिर है इसका संगठनात्मक संरचना, इसकी जो संरचना है वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक होता है मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। ठीक है, इसमें जितने भी देश इसके सदस्य हैं, अभी टोटल 164 देश इसके सदस्य हैं, तो जितने भी देश हैं उनके सभी के वाणिज्य मंत्री प्राय इसके सदस्य होते हैं। यह सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, और हर 2 वर्ष में इसकी बैठक होती है। यानी अगर कोई विवाद हो जाए, या कुछ बड़ा नीतिगत फैसला लेना हो, या कुछ समझौते करने हो, तो सर्वोच्च निर्णयकारी जो निकाय है वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसकी बैठक होती है। दूसरा है इसकी सामान्य परिषद। सामान्य परिषद के अंदर कौन होते हैं, सामान्य परिषद में प्रायः है जो इनके वाणिज्य मंत्री जितने भी होते हैं उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, ये जिनेवा में स्थित है और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के अधीन है, ये इसके अधीन है। ठीक है, और विशेष परिषदें जैसे माल परिषद, ठीक है, सेवा व्यापार परिषद और ट्रिप्स व्यापार परिषद। ठीक है, और ये जो परिषदें हैं ये इसी के अंदर से मिलके बनती है। फिर एक इनका जो महानिदेशक होता है, ये किसके द्वारा नियुक्त होता है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन के द्वारा होता है, 4 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। 4 उप महानिदेशक होते हैं जो इसकी सहायता करते हैं। कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, ये हमें ध्यान में रहनी चाहिए। अब देखिए सबसे मेजर या सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है डब्ल्यूटीओ के सिद्धांत। और वर्तमान में जो ट्रम्प के टैरिफ की जो बात चल रही है, जिसको बोला ही टैरिफ ही नहीं बोला जा रहा, अब ट्रम्प्स टैरिफ बोला जा रहा है। ठीक है, तो उस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो ये डब्ल्यूटीओ के जो सिद्धांत है उनकी भूमिका या उनकी जो चर्चा होने लगी है वो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ के जो सिद्धांत है, यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना क्यों हुई है, उसके ये कारण है या उनके ये लक्ष्य है। तो पहला है गैर भेदभाव, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक मुख्य लक्ष्य क्या है कि देशों के बीच में नॉन डिस्क्रिमिनेशन हो। यानी एक देश के साथ अगर आप तरजीही व्यवहार करते हो या उसको प्रायिकता देते हो तो दूसरे देश के साथ में यह तो भेदभाव हो जाएगा। तो डब्ल्यूटीओ बोलता है कि ये गैर भेदभाव होना चाहिए। ठीक है,
यानी सभी देशों को समान आप मान के चलिए, तभी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो उत्तरोत्तर प्रवाहमान होगी। ठीक है, तो गैर भेदभाव के दो उन्होंने विकल्प बताए कि किस तरह से आप इसको शामिल कर सकते हो। एक तो है MFN और दूसरा है राष्ट्रीय उपचार। मैं थोड़ा ऐसे इसमें बता देता हूँ। एक तो होता है MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन, या इसको हिंदी में लिखे तो सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र। ठीक है, होता क्या है, ये एक सिद्धांत है कि अगर एक देश किसी अन्य देश को कुछ विशेष छूट देता है तो वो जो छूट है वो सभी अन्य देशों को भी प्राप्त हो जाती है। यानी अगर एक देश को आप छूट दे रहे हो और अगर आप WTO के सदस्य हो तो वो जो छूट है वो WTO के अन्य सदस्यों को भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, एक को छूट तो अन्य को भी छूट। ठीक है, लेकिन इसके भी क्या है, कुछ अपवाद है। अब वो अपवाद कौन कौन से हैं? देखो, एक तो होता है, अब मोस्ट फेवर्ड नेशन है। ठीक है, अगर मान लो किसी देश ने, जैसे अभी भारत पाकिस्तान तनाव हुआ था तो भारत ने पाकिस्तान से MFN का दर्जा वापस ले लिया था। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है इस विषय में? पाकिस्तान भी या तो वो जाएगा WTO में, क्योंकि अब MFN का दर्जा ले लिया है तो WTO अंततः क्या बोलेगा कि ठीक है भारत ने ले लिया, अब आप भी ले सकते हैं वापस। ठीक है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक तो होता है FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता। कैसे? मान लो एक मतलब दो देश या दो से ज्यादा देश मिलकर एक समझौता करते हैं। ठीक है, और उस समझौते के तहत वो समझौता कौन सा करते हैं? मुक्त व्यापार समझौता करते हैं। यानी वो टैरिफ की बाध्यता को खत्म कर देते हैं। जैसे कि अभी भारत आसियान में चर्चा चल रही है, इंडो पैसिफिक और भारत के अंदर चर्चा चल रही है। तो अगर वो समझौता हो जाता है और अगर उसमें कुछ छूट प्राप्त होती है तो वो सिर्फ उस समझौते के पालन करने वाले उसी ग्रुप को प्राप्त होगी। यानी अगर उसमें 2 देश है, 4 देश है, 10 देश है तो उन्हीं को प्राप्त होगी, उसके अलावा अन्य को प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा, मान लो अल्प विकसित देश है या विकासशील देश है तो उनके लिए अल्प विकसित या विकासशील, इन देशों को अगर कोई राष्ट्र तरजीह देता है, मान लो अमेरिका है या भारत है या चीन है, वो अल्प विकसित या विकासशील देश को तरजीह देता है, उससे वस्तुएं सेवाएं ज्यादा खरीदता है, तो यह भी MFN का उल्लंघन नहीं माना गया है। ठीक है, तीसरा क्या है? मान लो कोई देश डंपिंग कर रहा है या सब्सिडी का दुरुपयोग कर रहा है तो उसके ऊपर भी प्रतिकारी उपाय अपनाए जा सकते हैं। कैसे? जैसे अ, अभी जो भारत US ट्रेड डील जो चल रही है, उस ट्रेड डील के तहत अमेरिका क्या बोल रहा है कि आप अपना डेयरी बाजार खोल दीजिए। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर किसानों को खूब सब्सिडी दी जा रही है और ऑन एन एवरेज ऐसा माना जाता है कि भारतीय किसान से 26 गुना ज़्यादा वो सब्सिडी प्राप्त कर रहा है। ठीक है, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, 27 गुना भी हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो जब किसान इतनी ज़्यादा सब्सिडी प्राप्त करेंगे और
खूब वो फसलें उगाएंगे, पशुपालन करेंगे, तो उनके जो डेयरी प्रोडक्ट्स होंगे वो अपने आप सस्ते होंगे। और अगर वो सस्ते होंगे और भारत ने अपना डेयरी मार्केट अगर खोल दिया तो वो यहाँ पर आ जाएगा, उनका जो उत्पाद है, और यहाँ पर आने के बाद में वो उनकी जो प्रतिस्पर्धा होगी वो किससे होगी, यहाँ के स्थानीय किसानों के साथ में होगी, उनकी उपज के साथ होगी, उनके डेयरी उत्पादों के साथ में होगी। तो जो स्थानीय किसान है उनके उत्पाद कहीं टिक ही नहीं पाएंगे, और टिक नहीं पाएंगे तो इससे फायदा किसको होगा, अमेरिका को होगा। और जो स्थानीय किसान है उसकी जो पूरी व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जैसे चीन है, चीन अपने बहुत सारे उत्पादों को भारत में डंप करता है। डंप करने का मतलब वहां पर उनके ऊपर खूब सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी देने के बाद में वो भारत में, थाईलैंड में, वियतनाम में, अफ्रीका में या यूरोप में अपने सामानों को डंप करता है और वहां पर व्यापार में विकृति पैदा करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डंपिंग। तो डंपिंग को रोकने के लिए, और एक जो सब्सिडी है, निर्यात सब्सिडी अगर कोई दे रहा है देश, उसको रोकने के लिए भी प्रतिकारी उपाय अपना सकता है। तो ये हो गया एमएफएन। और दूसरा है राष्ट्रीय उपचार। देखिए, थोड़ा सा मैं फटाफट तो जरूर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानकर चल रहा हूँ क्योंकि कि टॉपिक की समझ आपको थोड़ी बहुत ज़रूर है। आपने अगर एक बार भी ये टॉपिक पढ़ रखा है तो आपके आज ये सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, इतना मैं पक्का वादा करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, वीडियो थोड़ा लंबा नहीं बन जाए, जल्दी बने, उसकी अवधि कम हो, इसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। राष्ट्रीय उपचार क्या है? राष्ट्रीय उपचार सिंपल वर्ड्स में यही है कि आयातित वस्तुओं का स्थानीय वस्तुओं के साथ कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, इसको पहले लिख देता हूं मैं। आयातित वस्तु बराबर होनी चाहिए स्थानीय वस्तु। वस्तु में सब कुछ आ जाता है, उत्पाद, सेवा वगैरह, आप समझ लेना है ना। यानी कि WTO यह चाहता है कि कोई देश अगर किसी अन्य देश से वस्तु, सेवा, उत्पाद या कुछ अन्य सामान जो भी है वो आयात कर ले, तो आयात होने के बाद में उन वस्तुओं के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी उनके ऊपर अलग से कोई टैरिफ नहीं लगाई जाने चाहिए, या कोई नॉन टैरिफ बैरियर नहीं लगाने चाहिए उनको अलग से, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे उन दोनों के बीच में बराबरी न हो। ठीक है, जैसा स्थानीय वस्तु है सेम वैसी आयातित वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपना नॉन डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉइंट कि गैर भेदभाव होना चाहिए। गैर भेदभाव कैसे होगा? एक तो मोस्ट फेवर्ड नेशन, एक है राष्ट्रीय उपचार। ठीक है, दूसरा है मुक्त व्यापार और बाजार पहुंच। ठीक है, इसमें शामिल क्या है? टैरिफ कटौती, गैर टैरिफ अवरोधों में कमी। WTO चाहता है कि देशों के बीच में मुक्त व्यापार हो। ठीक है, बैरियर्स बहुत कम हो, न के बराबर हो। ठीक है, और बाजार में सीधी पहुंच, मार्केट में एक्सेस जो हो वो सीधी हो। ठीक है, उसमें कोई बैरियर नहीं हो। तो जो टैरिफ कटौती है वो की जाए, और जो गैर टैरिफ बाधाएं हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स है, उनमें भी उत्तरोत्तर कमी लानी चाहिए। तो जब गैट की ये उरुग्वे दौर की जब चर्चा चल रही थी तो इस वाले पॉइंट पे काफी चर्चा हुई थी, और एक संकल्पना निकल कर आई थी, बाध्य टैरिफ या बाउंड टैरिफ। ये क्या होता है? यह है टैरिफ की वह सीमा जो उच्चतम हो या उच्चतम संभव टैरिफ। ठीक है, बाध्य टैरिफ क्या होता है कि WTO में खूब, गैट में खूब चर्चा चली थी जब WTO 1 जनवरी 1995 को बनता है, स्थापना के साथ में इस पे खूब चर्चा चली थी। तो उसमें खूब चर्चा चलने के बाद में क्या हुआ कि बाध्य टैरिफ की संकल्पना आई थी। उसमें कहा गया कि टैरिफ, इस बाध्य टैरिफ से ज्यादा कोई भी देश अपना जो अलग टैरिफ है वो इस बाध्य टैरिफ से ज्यादा बिल्कुल न रखे, यानी यह टैरिफ की उच्चतम संभव दर होगी। ठीक है, इससे ज्यादा मतलब
WTO में यह संकल्पना की गई थी कि इससे ज्यादा कोई भी देश अपने टैरिफ की दर न रखें। ठीक है, और गैर टैरिफ के ऊपर अभी हमने बात की थी बहुत अच्छे से कि कोटा सिस्टम भी हो सकता है, कुछ मानकों का भी समावेश हो सकता है, या फिर कुछ पर्यावरणीय मामले भी हो सकते हैं, चिकित्सकीय मामले भी हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। फिर है तीसरा, इसका जो सिद्धांत है वो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। डंपिंग और सब्सिडी पर नियंत्रण, अभी हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा कर ली। डंपिंग क्या होती है कि किसी देश द्वारा अपने सस्ते सामानों को दूसरे देश में अनियंत्रित रूप से पहुंचाना या निर्यात करना। और सब्सिडी, सब्सिडी के ऊपर नियंत्रण करना। ठीक है, अब इस वाले टॉपिक पर भी बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ये चर्चा खूब विस्तृत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि मजबूरी है, हमें जल्दी जल्दी चलना होगा। लेकिन जल्दी चलने के चक्कर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम कोई मेजर चीज या मेजर टॉपिक छोड़ देंगे। हम उस जिस्ट को पकड़ पाएंगे कि हम ये सब्सिडी क्या होती है और ये कैसे इम्पेक्ट कर रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 2013 में NFSA एक्ट आया था, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून जिसे बोलते हैं, और भारत की सरकार ने कानूनन यह पहली बार अधिकार दे दिया था लोगों को कि हम प्रति महीने आपको कुछ राशन का सामान देंगे। तो इसके ऊपर जो WTO के अंदर खूब विवाद होता है। ठीक है, और विवाद होने के बाद में सभी देशों द्वारा शिकायत की जाती है कि भारत तो अपने किसानों को, अपने लोगों को और डायरेक्ट जो है सब्सिडी दे रहा है, इसी के साथ ही भारत द्वारा जो MSP दी जा रही है उसके ऊपर भी विवाद होता है। ठीक है, तो वो जो विवाद हो रहा है वो यही हो रहा है कि सब्सिडी चूंकि भारत दे रहा है तो भारत के ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका जो उत्तर है वो ये है, विशेष और विभेदक उपचार। कैसे, मैं लिख देता हूं इसको, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पेशल एंड डिफरेंशियल उपचार को क्या बोलेंगे, भूल गया, स्किप हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही समझ लेते हैं, विशेष और विभेदक उपचार। इसमें क्या हुआ, ये कौन सा उपचार है कि WTO में एक और सिद्धांत है कि जो विकसित देश है वो विकासशील और अल्प विकसित देशों को कुछ तरजीह दे सकते हैं, कुछ छूट प्रदान कर सकते हैं उनके साथ व्यापार में। उनसे वो वस्तुएं, सेवाएं, IPR या ऐसी कोई भी चीज़ है जिस पर वो व्यापार कर रहे हैं उनको छूट दे सकते हैं कि हम आपके सामान पर ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इसी के तहत भारत को भी ये सुविधा मिली हुई थी। ठीक है, और 2013 के अंदर ही दोहा दौर की वार्ता में भारत को क्या हासिल होता है, पीस क्लॉज। ठीक है, ये क्या था कि WTO के अंदर यह सिद्धांत है कि विकसित देश या जो है वो कुल उत्पादन का या कुल अपनी उपज का केवल 5% सब्सिडी दे सकते हैं। ठीक है, और जो विकासशील देश है वो 10% तक सब्सिडी दे सकते हैं। अब चूंकि भारत ने NFSA चालू कर लिया था, कब, 2013 में, फिर क्या साथ ही साथ वो क्या दे रहा है, MSP भी दे रहा है, तो ये मिलकर 10% की सीमा को लांघ रहे हैं। क्योंकि भारत यह दावा करता है कि मैं एक विकासशील देश हूँ, और क्योंकि मेरे देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे ये लोक कल्याणकारी कार्य करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो दोहा दौर की वार्ता होती है, उसके अंदर भारत को दिया गया पीस क्लॉज, यानी कि इसमें कहा गया कि अगर भारत कुल सब्सिडी 10% से ज़्यादा दे रहा है तो अन्य जो देश है वो WTO में भारत के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं करेंगे। और कब तक नहीं करेंगे, जब तक इस मुद्दे का समाधान नहीं हो जाएगा। तो यही है पीस क्लॉज। विशेष और विभेदक उपचार पे हमने बात कर ली है, विकासशील देशों को सहायता करने के लिए या उनके प्रति लचीलेपन का रुख अपनाने के लिए यह लाया गया। ठीक है,
फिर है विवाद निपटान तंत्र, ये सबसे महत्वपूर्ण है वैसे। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ठीक है। देखिए जो हमने अभी ये पढ़ी थी, जो मंत्रिमंडलीय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसके नीचे कौन काम करती है? सामान्य परिषद। सामान्य परिषद के 3 भाग है, माल परिषद, सेवा व्यापार परिषद और ट्रिप्स व्यापार परिषद। फिर एक जो इनका महानिदेशक है 4 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। जो ये विवाद निपटान तंत्र है वो क्या है? जो ये सामान्य परिषद है ना, ठीक है, तो उसी की बैठक अलग अलग रूप में होती है, ठीक है। तो विवाद निपटान तंत्र जो है ना, वो किस प्रकार काम करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के अंदर एक बनता है अपीलीय निकाय, अपीलेट बॉडी, ठीक है। यह एक ऐसा तंत्र है जब मान लो किन्हीं 2 देशों के अंदर विवाद हो जाए व्यापार को लेकर, तो वो अपनी जो शिकायत है वो कहाँ दर्ज करवाएंगे? वो WTO में जाएंगे और डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के सामने अपना पक्ष रखेंगे और वो शिकायत दर्ज करा सकेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि पहला जो चरण होगा उसको बोला जाएगा परामर्श चरण। यह 60 दिन तक चलेगा, ठीक है। यानी बातों से समझाइश की जाएगी कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, एक दूसरे से समझौता कर लीजिए, खूब गांधीवादी तरीके से बात होगी। तो 60 दिन तक ये चरण चलता है। 60 दिन जब हो जाते हैं तो फिर पैनल एक रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है। वो उस रिपोर्ट में या तो ये बोल देती है कि हाँ ठीक है भाई दोनों में समझौता हो गया है। अगर कुछ दिक्कत आती है तो मामला जाता है अपीलीय निकाय में। अब देखो अपील चरण है, अच्छा मान लो इसमें जो भी रिपोर्ट तैयार होगी 60 दिन में इसने फैसला दे दिया कि ए ने बी के साथ गलत किया है या बी ने ए के साथ गलत किया है, उसके विरुद्ध अगर कोई अपील करना चाहे तो 7 सदस्यीय निकाय के 3 सदस्य सुनवाई करते हैं। यही होती है अपीलीय निकाय, अपीलेट बॉडी, ठीक है। ये इस पूरे तंत्र की रीढ़ की हड्डी होती है, अपीलीय निकाय। इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं 7 सदस्य। अच्छा, जो इनकी नियुक्ति है वो कैसे होती है? वो होती है सभी देशों की आम सहमति से, ठीक है। और जो 7 सदस्य निकाय है उसमें कोरम पूरा होने के लिए कितने सदस्य आवश्यक है? उसके लिए आवश्यक है 3 सदस्य, ठीक है। फिर अपीलीय निकाय संकट दिसंबर 2019 से निष्क्रिय है। अब मैं बताऊं इसमें क्या हो रहा है। देखो एक तो जो दिक्कत आ रही है ना, वो दिक्कत ये है कि इसके सदस्य देश तो 164 और सबको मिलकर चुनना कितने लोगों को है? 7 सदस्यों को, ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। और वो जो नियुक्ति होगी वो भी कैसे होगी? आम सहमति से, ठीक है। यानी लगभग लगभग लोग आम सहमत होने चाहिए कि हाँ ठीक है ये 7 जने होने चाहिए। अभी दिक्कत क्या आ रही है कि दिसंबर 2019 दिसंबर 2019 से किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के द्वारा अपीलीय निकाय के जो सदस्यों की नियुक्ति की जा रही है उस नियुक्ति में अड़ंगा लगाया जा रहा है। और अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि अमेरिका का मानना है कि जो अपीलेट बॉडी है या अपीलेट जो अपीलीय निकाय है उसके जो सदस्य हैं वो अमेरिका के हितों के खिलाफ काम करते हैं। क्योंकि अमेरिका एक बहुत शक्तिशाली देश है, उसका प्रभाव WTO के अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। और सबसे बड़ी बात क्या है? आम सहमति। अमेरिका के हटने से ये आम सहमति बन नहीं पा रही है। तो अब वर्तमान में 2025 चल रहा है, ठीक है। इस 7 सदस्य निकाय में कितने लोग हैं? मात्र 1 सदस्य, ठीक है। और कोरम पूरा होने के लिए कितने चाहिए? 3 सदस्य। यानी
अब ये जो अपीलेट बॉडी है वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी है। WTO का लगभग लगभग कोई अर्थ नहीं रह जा रहा है, सिर्फ शिकायत जरूर दर्ज करवाई जा रही है, बाकी फैसला कहीं नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया विवाद निपटान तंत्र। वर्तमान चुनौतियां क्या है, ठीक है। देखिए, विवाद निपटान अपीलीय निकाय का ठप होना, हमने इस पर बात कर ली। 2019 से अमेरिका लगातार अड़ंगा लगाते आ रहा है। दूसरा क्या है, संरक्षणवाद और द्विपक्षीय समझौतों का बढ़ना। क्या होता है संरक्षणवाद? जैसे मान लो अभी जो ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो यह काफी चर्चा की सुनने में आ रही है कि ट्रंप द्वारा अमेरिका के अंदर संरक्षणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। टैरिफ लगाने से सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? सबसे ज्यादा नुकसान होता है विश्व अर्थव्यवस्था का। और विश्व अर्थव्यवस्था कैसे बनती है? वैश्वीकरण से। तो वैश्वीकरण जब हिट होता है तो बढ़ता कौन है? बढ़ता है संरक्षणवाद, ठीक है। यानी हर एक देश ये सोचता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो नारा यही है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा नारे के तहत वो काम कर रहा है, कर रहे हैं। तो ये हो गया संरक्षणवाद, जिसकी प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। चीन द्वारा भी अपनी जो कंपनियों, सरकारी कंपनियों को सब्सिडी दी जा रही है लगातार। चीन का एक बहुत बड़ा विवाद है जो WTO के अंदर उठाया जा रहा है, ठीक है। और फिर द्विपक्षीय समझौते बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में भारत इंग्लैंड समझौता हुआ है। इसी तरह भारत का म्यांमार के साथ में भी समझौता है, बांग्लादेश के साथ में भी था। अभी इसके ऊपर बात चल रही थी, RCEP के ऊपर भी बात चल रही थी। ऑस्ट्रेलिया के साथ में बात चल रही है, भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात चल रही है, अफ्रीका के देशों के साथ में बात चल रही है। तो मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ लगभग समस्त विश्व में द्विपक्षीय समझौते बढ़ रहे हैं। अब जब द्विपक्षीय समझौते बढ़ेंगे जिसमें सिर्फ दो ही पक्ष होंगे, एक देश और दूसरा देश, तो उसके अंदर WTO की जो भूमिका है वो गौण होती जाती है। फिर डिजिटल व्यापार बढ़ रहा है, E-कॉमर्स जैसे नए मुद्दे आ रहे हैं जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। जैसे सहमति क्या नहीं बन पा रही है? E-कॉमर्स के ऊपर विकसित देश और विकासशील देश दोनों का अलग अलग मत है। विकसित देश जो है वो यह नहीं चाहते कि जो विकासशील देश है वो डेटा का लोकलाइजेशन करे, डेटा का स्थानीयकरण करे। हम इस पर विस्तार से बात करेंगे जब WTO के समझौतों के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्लास जो है वो WTO के समझौतोों की होगी, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर उसको इंक्लूड करेंगे तो इस क्लास की जो अवधि है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और वो जो समझौते वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। RS मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। UPSC के अंदर लगभग हर साल WTO से संबंधित प्रश्न है जो वो आते हैं। तो हमें इस टॉपिक को खास ध्यान में रखना है। अपन बात करें थे E-कॉमर्स की, तो विकसित देश क्या बोल रहे हैं और विकासशील क्या बोल रहे हैं? E-कॉमर्स पे कानून बनाया जा रहा है और यह बोला जा रहा है, विकसित देश जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि विकासशील देश मान जाए किस चीज के लिए? कि डेटा का स्थानीयकरण न हो। जैसे मान लो फेसबुक, एप्पल, मेटा, ये जितनी भी ओपन AI, जितनी भी बड़ी बड़ी जो तकनीकी कंपनियां हैं, गूगल हुई, ओरेकल हुई, तो ये जो कंपनियां हैं वो जितना भी जिस भी देश में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है, तो उस देश का जितना भी डेटा बनता है, जैसे मान लो मेरा फेसबुक पे अकाउंट है, मेरा गूगल के ऊपर अकाउंट है, जीमेल पे अकाउंट है, ठीक है, ओपन AI मैं ChatGPT यूज करता हूँ उस पर अकाउंट है, तो वहां से जितना भी जो डेटा जनरेट हो रहा है वो डेटा वो अपने देश में ले जाके स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। विकसित देश बोलते हैं हाँ ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए। जबकि विकासशील देश और खासकर भारत, वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, डेटा का स्थानीयकरण होना चाहिए। यानी आप हमारे यहाँ आओ, काम करो, लेकिन जितना भी जो डेटा है उसका लोकलाइजेशन करो, डेटा को हमारे ही देश में स्टोर करके रखो। तो इसके ऊपर बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, अभी तक कोई इसका ठोस सॉल्यूशन प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। फिर मत्स्य सब्सिडी के ऊपर भी बात चल रही है। मत्स्य सब्सिडी, मत्स्य सब्सिडी के ऊपर क्या बात चल रही है कि विकसित देश, विकासशील देश जो है वो ये बोलते हैं कि इसके अंदर ये वाले विशेष और विभेदक उपचार जो है
वो मत्स्य सब्सिडी के अंदर भी लागू करने चाहिए। लेकिन विकसित देश क्या बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं लागू करना चाहिए। SNDP, ठीक है। तो ये मत्स्य सब्सिडी के ऊपर भी खूब चर्चा चल रही है। तो ऐसे खूब सारे टॉपिक है, जैसे भारत के जो MSP दी जा रही है, NFSA एक्ट है या सब्सिडी है, उसके ऊपर खूब चर्चा है। फिर चीन द्वारा जो अपनी नीतियां है उसके ऊपर भी खूब सवाल उठ रहे हैं, उसके ऊपर भी खूब चर्चाएं हो रही है कि चीन द्वारा खूब ज़्यादा जो है सब्सिडी दी जा रही है। तो इस प्रकार WTO की जो भूमिका है वो कहीं ना कहीं विवादित रूप से लगातार चर्चा में रह रही है। तो आगे हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर WTO के समझौते देखेंगे, समझौते देखते हुए RS और UPSC के उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो WTO से संबंधित है, और हम उन प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर सोचेंगे कि फिर देखेंगे कि क्या हम उन प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।